everyone, welcome again to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the previous year papers of the pharmacology, pathology and genetics. So this is the paper of the BSc Nursing second year 2019. So first of all we discuss about the section A which is belong to pharmacology. तो इसमें क्या दिया है बच्चों की दो क्वेश्चंस तो आपको करने हैं। इसमें तीन क्वेश्चन होते हैं, उनमें से दो क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो कंपलसरी होता है और सेकंड और थर्ड में आप चॉइस रख सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट सोल्व करा देती हूँ। फार्माकोलॉजी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो का लिंक ले सकते हो। फार्माकोलॉजी की मैंने तो उसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए थे और इसी चीज का मैं प्रूफ देने वाली हूँ कि सारे वही पॉइंट्स हैं जो कि मैंने तुम्हें बताए थे। ठीक है, फार्माकोलॉजी का इस पेपर में देखो इन्होंने दिया है कि जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती है। देखो जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती है ये तुम्हें मिलेगा कि जनरल फार्माकोलॉजी वाले पोर्शन में से मिलेगा तुम्हें। इसमें क्या होता है जेनेरिक मेडिसिन्स में कि हमें ना कोई दवाई है, ठीक है, उसका किसी कंपनी ने पेटेंट करा रखा है कि भाई हमने ये बनाई है और हम उस दवाई का डुप्लीकेट प्रोड्यूस करें जिससे उस दवाई का मार्केट में प्राइस लो हो सके। ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेरिक मेडिसिन्स। ठीक है, तो ये तुम्हें दो क्वेश्चन करने हैं और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, तो तुम्हें जेनेरिक मेडिसिन्स के लिए 3 मार्क्स का लिखना पड़ेगा। ठीक है, तुम आराम से लिख सकते हो, एक बार पढ़ो जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती है। मैंने तुम्हें आइडिया दिया है कि जेनेरिक मेडिसिन्स क्या होती हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है वो है इंट्रावेनस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सभी बच्चे आराम से इसको लिख सकते हैं कि इसके एडवांटेज क्या हो सकते हैं कि ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, बहुत सारी एडवांटेज होती हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी होती है। आईवी रूट की आपका एडवांटेज डिसएडवांटेज सभी रूट्स की करनी है, आईएम की भी करनी है, सबकी करनी है। ठीक है, ये बहुत इजी है, आप अपने आप से कर सकते हो इसको। सेकंड क्वेश्चन है राइट फार्माकोथेरेपी ऑफ द दिस। ठीक है, आपको इनके बारे में इनकी फार्माकोथेरेपी लिखनी है। ठीक है, पहला है स्टेटस एपी। देखो ये क्या होता है कि जब तुमने देखा होगा हॉस्पिटल में कि सीजर्स के पेशेंट मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, सीजर्स के पेशेंट को अगर 5 मिनट तक लगातार सीजर्स आते हैं, सीजर्स मतलब वो दौरे आते हैं, अगर 5 मिनट तक लगातार पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं और उसको बोलते हैं। और है ना, अगर 5 मिनट तक नहीं आ रहे हैं लेकिन पेशेंट की नॉर्मल कंडीशन तो हुई नहीं, मतलब ठीक तो पेशेंट हुआ नहीं, थोड़ा सा आराम तो बेचारे को हुआ नहीं, दोबारा से फिर उसको सीजर्स आ गए, उसको कंडीशन को बोलते हैं। अब तुम आराम से इसकी फार्माकोथेरेपी लिख सकते हो कि तुम्हें इसमें कौन से मेडिसिन देने। मेन इसमें मेडिसिन कौन से देते हैं, B12। ठीक है, इसके साथ एक और आ जाओ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस क्या होता है कि जब भाई हाइपरटेंसिव 180 डिग्री से अबव कर जाए ना हमारा बीपी, उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव क्राइसिस। तुम इसके लिए भी लिख सकते हो कौन सी मेडिसिन दोगे। उसके बाद एट्रोपिन पॉइजनिंग लिख सकते हो तुम। एट्रोपिन पॉइजनिंग में क्या हो जाएगा, पेशेंट को टैकीकार्डिया हो जाएगा। बहुत सारे एट्रोपिन पॉइजनिंग के फंक्शंस है, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तुम ये कर सकते हो। इसके साथ साथ फिर पेप्टिक अल्सर में तुम्हें रेंटैक देनी है, क्या क्या देना तुम सारा एक्सप्लेन करोगे इसमें। ठीक है, ये है बहुत इजी आता है फार्मा का पेपर, बहुत ही इजी। अगर तुमने थोड़ी बहुत भी फार्मा पढ़ी है तुम आराम से कर सकते हो, पैनिक मत लो बच्चों, आराम से कर लोगे तुम। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट और प्रिकॉशन टू बी टेकिंग व्हाइल यूजिंग दीज मेडिसिन। ठीक है, तुम कर लेना ये सारी मेडिसिन। पहली है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक्स मैंने बताई थी, जरूर करना। दूसरी है साल्ब्यूटामोल, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगी, तुम पढ़ोगे तब कि है ना, जब पेशेंट को तुम्हें पता है कि भाप नहीं देते हैं, नेबुलाइजेशन करते हैं पेशेंट का, तो जब भाप देते हैं ना तो उसमें दवाई डालते हैं, वो दवाई का नाम होता है साल्ब्यूटामोल, लंग को डायलेट्स करती है ये। ठीक है, फिर तीसरी है एट्रोवास्टिन। ठीक है, ये भी तुम आराम से कर लोगे। एट्रोपेवास्टिन को भी कि तुम्हें पता है कि हार्ट के पेशेंट को देते हैं। ठीक है, सारी तुम कर लोगे। सेक्शनाइल को एंजाइम में भी पेशेंट हार्ट के पेशेंट को देते हैं। वारफेरिन एंटीकोगुलेंट होती है, तुम आराम से कर लोगे। तुम एक बार जो मैंने तुम्हें टॉपिक्स बताए हैं फार्मा के तुम उनको पढ़ना। ठीक है, तो बहुत ईजी पेपर आता है इस टाइप में, इस फॉर्मेट में तुम्हें पेपर मिलेगा। पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, कुछ ज्यादा नहीं लिखना है फार्मा के पेपर में। ऐसे होगा तुम्हारा फार्मा का पेपर। इसके बाद आ जाओ सेकंड जो सेक्शन है बी, इसके लिए तुम्हें अलग से शीट मिलेगी
पैथोलॉजी के लिए और जेनेटिक्स के लिए इकट्ठी शीट्स होती हैं, ठीक है। इसमें तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड ब्रीफली डिस्कस द सेलुलर इवेंट इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कि पहले तो भाई एक्यूट इन्फ्लेमेशन को पूरा एक्सप्लेन करना, उसके जितने भी सेलुलर इवेंट्स है सबको एक्सप्लेन करना है। मैं तुम्हें बता दूं कि देखो 3 पोर्शन होते हैं पैथोलॉजी में, मैंने तुम्हें पैथोलॉजी की अब तक एक वीडियो भी नहीं दी है, अगर तुम बोलोगे तो मैं दूंगी। देखो क्या होता है पैथोलॉजी में 3 टाइप का होता है, पहली होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी, दूसरी होती है जनरल पैथोलॉजी और तीसरी होती है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में तुम्हें क्या पढ़ना है कि सारा जितना भी हमने मतलब जितने भी हमने मेडिकल सर्जिकल में डिजीज पढ़ी है ना, उनकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़नी होती है तुम्हें, ठीक है। और जनरल में तुम्हें क्या पढ़ना होता है, इन्फ्लामेशन पढ़ना होता है, माइटोसिस पढ़ना होता है, एडिमा क्या होती है, सब कुछ पढ़ना होता है जनरल में, ठीक है। और इसी के साथ साथ क्लिनिकल बच जाती है, उसमें तुम्हें यूरिन का एनालिसिस कैसे करते हैं, ब्लड का एनालिसिस कैसे करते हैं, सीएसएफ का एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना होता है। तो ये फर्स्ट वाले से है और ज्यादातर क्वेश्चन जनरल से आते हैं। इसमें बच्चे सिस्टमेटिक सबसे ज्यादा बड़ी होती है, तो सब सिस्टमेटिक पे जोर देते हैं कि यही से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन नहीं, सिस्टमेटिक से मुश्किल से एक क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन बनेंगे वो जनरल से बनेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, इन्होंने शॉर्ट नोट लिखना है, बिनाइन और मैलिग्नेंट, ये भी जनरल से है, ठीक है। तुम आराम से लिख सकते हो कि ट्यूमर है, ट्यूमर के 2 टाइप हैं, बिनाइन कैंसरस और मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट जो फैलती रहेगी, बिनाइन जो एक जगह रहेगी। जो हमारी बॉडी पे मोल्स होते हैं तुम्हें पता है, वो भी बिनाइन ट्यूमर होते हैं, ठीक है। दूसरा एपोप्टोसिस भी तुम आराम से कर लोगे, कोई ज्यादा इसमें वो चीज नहीं है, आराम से कर सकते हो। फिर तुम ब्रोंकियल अस्थमा भी कर लोगे, ये सिस्टमेटिक से क्वेश्चन है ब्रोंकियल अस्थमा का। तो अगर तुमने ब्रोंकियल अस्थमा मेडिकल सर्जिकल में भी पढ़ा है ना, तो भी तुम उसकी पैथोफिजियोलॉजी लिख सकते हो कि अस्थमा 2 टाइप का होता है, पेशेंट को दोनों की पैथोलॉजी लिख दो। अगर 3 मार्क्स में तो आप एक पैथोफिजियोलॉजी को एक्सप्लेन कर दो बस, ठीक है। उसके बाद विर्चो ट्रायड, जो कि विर्चोज ने दिया था तुम्हें, पहले वो ट्रायड बनाना है, उसके बारे में तीनों पॉइंट्स को अलग अलग लिख के एक्सप्लेन करना है विर्चो ट्रायड को, ठीक है। उसके बाद सीएसएफ एनालिसिस, ये आएगा लास्ट वाली जो हमारी लास्ट वाली जो पैथोलॉजी होती है उससे आएगा ये क्लिनिकल पैथोलॉजी से सीएसएफ एनालिसिस। बहुत ईजी है, एक बार पढ़ोगे सारे प्रोसीजर हो जाएंगे। फिर आ जाएगा कोलिसिस्टियासिस, कोलिसिस्टियासिस भी सिस्टमेटिक से, तो आप देख सकते हो पेपर का एनालिसिस करके ज्यादातर क्वेश्चन जनरल से बन रहे हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वाली से मतलब क्लिनिकल से बना है और 2 क्वेश्चन बने हैं सिस्टमेटिक से, ठीक है। अगर सिस्टमेटिक तुमने मेडिकल सर्जिकल कर ली तो तुम्हें सिस्टमेटिक अपने आप आ जाएगी, ठीक है। सेक्शन वो है जेनेटिक्स का। जेनेटिक्स के सेक्शन को आपको पैथोलॉजी के सेक्शन के साथ ही मतलब एक ही कॉपी मिलेगी आपको जेनेटिक्स की और पैथोलॉजी की, उसी के साथ लिखना होता है। जेनेटिक्स में भी कुछ ज्यादा जोर तो नहीं देना होता, लेकिन जो बच्चे जीएनएम करते हैं और जो जीएनएम करके पोस्ट बेसिक कर रहे हैं उनको ज्यादा दिक्कत होती है जेनेटिक्स वगैरह पढ़ने में, लेकिन जो बच्चे बीएससी नर्सिंग परक्यूज कर रहे हैं उनको नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने 12th में जेनेटिक्स पढ़ी होती है बहुत ज्यादा। अगर आपने नीट दिया हो या फिर नीट क्या आपने प्रिपरेशन की हो तो 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं नीट में जेनेटिक्स से, तो जेनेटिक्स अच्छे से उन बच्चों की कवर हो जाती है। फिर आपको पता है कि फर्स्ट है इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम आराम से कर सकते हो। सेकंड है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, कि जितना भी देखो प्रोजेक्ट बनाया गया था वो पूरे प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना है, कुछ ज्यादा नहीं है, ऐसे ही अनशंट दे रखा है। ज्यादा एनसीईआरटी में एनसीईआरटी से पढ़ोगे तुम्हें छटाक से हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। और उसके बाद दे देना माइटोसिस, माइटोसिस भी आराम से कर सकते हो, हर बच्चा कर सकता है माइटोसिस मियोसिस के क्वेश्चन को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, देखो इन्होंने सेक्स लिंक के लिए पूछा ना, तो इन्होंने ऑटोसोमल सेक्स लिंक पूछा ना, इन्होंने रिसेसिव पूछा, तो आपको दोनों एक्सप्लेन करने हैं और मोटा मोटा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि 3 मार्क्स में ही है, ठीक है। फिर आ जाओ जीन की कैरेक्टरिस्टिक्स, जीन भाई इनहेरिटेड होते हैं वो सबको पता होता है, बहुत इजी पेपर आता है जेनेटिक्स का, तभी मैं बोल रही हूँ कि ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम आराम से कर लोगे, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा पोर्शन था हमारा फार्मा का और पैथो का और जेनेटिक्स का। अगर तुम्हें और पेपर्स चाहिए तो तुम मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और सब्जेक्ट जैसे मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के चाहिए या फिर कोई और, या फिर जो 3rd ईयर के बच्चे हैं साइकेट्री का पेपर चाहिए या कोई भी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।